नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है वो बेस्ड है किस पर? ज्योग्राफी पर। आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? ज्योग्राफी। अब देखिएगा कि जो ज्योग्राफी में हम पढ़ना है, बेसिकली ज्योग्राफी में दो सेगमेंट आते हैं। अगर ध्यान से देखें तो एक तो भारतीय भूगोल आपका हो जाता है, जिसको हम इंडियन ज्योग्राफी कहते हैं, और फिर जो एक दूसरा जो सेगमेंट होता है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाती है। ठीक है, एक तो हमको पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी, और फिर जो दूसरा हमारा होता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, तो ये दो सेगमेंट हैं इसमें पढ़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे ज्योग्राफी पढ़ने के लिए 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो हम कोशिश करेंगे कि उसी के हिसाब से हम चलें। सबसे पहली बात क्या है, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है सचमुच में, तो एक तरीका है कि आपको एक किताब मिल जाए या फिर एक नोट्स मिल जाए, आप उसको रटते चले जाएं। वो मुझे नहीं लगता कि बहुत कारगर तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप एक मैपिंग के ज़रिए ज्योग्राफी को पढ़ें, है ना। मैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैप मतलब कि चित्रों के माध्यम से कुछ भी समझना, पढ़ना जो होता है वो मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका होता है। तो मैपिंग के ज़रिए हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, तो इसमें ज़रूरी है कि आपके पास एक मैप हो। तो मैपिंग के ज़रिए जब हम पढ़ेंगे तो मैपिंग में मैप के लिए आप एटलस के लिए, यानी कहिए कि एटलस जो आपको लेना है वो आपको मिल जाएगा। देखिएगा कि ऑक्सफोर्ड का आता है, ऑक्सफोर्ड का जो है ब्रांड का मैप आपको 2 तरीके से आता है। एक तो भरा हुआ मिलेगा और एक जो रहेगा वो ब्लैंक होता है, प्रैक्टिस सेट होता है। तो दोनों वो आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक में आप देख सकते हैं, दूसरे में आप जो है खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, एक तो मैपिंग हो जाएगी। दूसरी बात है कि हम कॉन्सेप्चुअल की क्लास यहाँ पे करेंगे। इसके बाद उसके बाद हम मैप के सहारे और कॉन्सेप्टों के सहारे हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, जितनी भी चीज़ें पढ़नी है उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो हम सबसे पहला जो सेगमेंट हम शुरू करेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल का ये सेगमेंट पहले करेंगे, और इसके बाद हम जाएंगे किस पर? वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। ठीक है, जो चीज़ें हमको भारतीय भूगोल में पढ़नी है, तो सबसे पहले तो भारत का एक परिचय देखना है। क्या देखना है? भारत का आपको देखना है एक परिचय, एन इंट्रोडक्शन देखना है। ठीक है, एक परिचय या फिर इंट्रोडक्शन, जो भी आपको समझ में आए। तो भारत का हम सबसे पहले एक परिचय देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि भारत की अवस्थिति कैसी है, उसके कितने अक्षांश, कितनी देशांतर रेखाएं, कैसे कैसे कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार है। ठीक है, समुद्री सीमा उसकी क्या है, प्रादेशिक सीमा उसकी क्या है। ठीक है, इस तरह से इसके बाद अब देखेंगे कि उसमें कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहाँ कहाँ से सीमाएं लगाता है भारत, मतलब कि इंटरनेशनल सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं। फिर हम देखेंगे कि प्रादेशिक विभाजन करेंगे फिर उसका। तो ये तो एक सामान्य परिचय में हो जाएगा ना। दूसरी बात आ जाएगी, और इसी में आती है, वैसे तो जनगणना का जो पॉइंट आता है वो इसी के अधीन आता है। एक परिचय में ही जनगणना को भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक परिचय काफ़ी विस्तृत पॉइंट होता है, काफ़ी विस्तृत वो एक तरह से जो है ये सेगमेंट है एक परिचय वाला। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? इसके बाद हम देखेंगे कि प्रादेशिक विभाजन देखते हैं। अब जो उसका प्रादेशिक विभाजन पढ़ना है, फिर प्रादेशिक विभाजन में भी अगर देखें तो इसी में सारी टॉपिक्स को हम इसी प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से देख सकते हैं। पहली तो देखिएगा कि किस तरह से इसकी अवस्थिति के साथ साथ जो हम अवस्थिति यहाँ पर देख रहे होंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी भौगोलिक दशाएं हैं। भौगोलिक दशाओं में जब आप देखने जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पहाड़ या पर्वतों को देखेंगे। तो पर्वतों को देखने से अच्छा ये है कि आप उसको देखिए कि कहाँ पर किस तरह की चट्टानें पाई जाती है ना। अगर हम भारत का प्रादेशिक रूप से विभाजन करें, भारत को विभाजित करें, तो कैसे कैसे उसको विभाजित कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि जैसे उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा, उत्तर का महान जो है पर्वतीय क्षेत्र है, फिर दक्षिण का प्रायद्वीप हो जाएगा, फिर एक बार देखिएगा कि जो प्रायद्वीपों से लगे हुए जो समुद्र तट हैं वो हो जाएंगे, फिर देखेंगे एक द्वीपीय क्षेत्र जो हो जाएगा। उन सारी चीज़ों को एक साथ कवर करेंगे, तो एक सेगमेंट तो वो हो जाएगा। फिर हम हिमालय यानी फिर एक एक इन सेगमेंट को जब पढ़ेंगे, जब उत्तर के मैदान को पढ़ेंगे तो उसमें मैदान के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि किस तरह से मैदान का फॉर्मेशन हुआ। उसी तरह से जब महान हिमालय मतलब कि महान जो पर्वतीय संरचना है उत्तर की, उसको जब देखेंगे तो उसमें हम हिमालय का विस्तृत, सामान्य रूप से हिमालय का अध्ययन करना है, तो वो हो जाएगा। फिर नदियों के आधार पर भी किस तरह से हिमालय को विभाजित किया गया, फिर कौन कौन सी नदियां हैं वो उसको देखेंगे। तो ये सारी चीज़, फिर मिट्टी हो जाएगी, फिर भारत का जलवायु देखेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें सामान्य रूप से जो आएंगी वो भारत के इस इंडियन ज्योग्राफी के अधीन आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मुख्य रूप से चीज़ें थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2-3 टॉपिक
कोर टॉपिक हैं, इसी के अधीन सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रादेशिक विभाजन में ही तो आप मिट्टी पढ़ेंगे, सब कुछ इसी के अधीन हम करके देख लेंगे। चलिए, तो एक एक क्लास करके हम धीरे धीरे से निपटाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी का आज ये सेगमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। तो भारत एक परिचय के तहत चलिए भारत का एक परिचय करते हैं। सबसे पहले तो कोशिश करिए कि रफली मैप जो है इंडिया का, किसी भी तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा ड्राइंग बनाते हैं, कितने अच्छे कलाकार हैं या नहीं है, दैट डजेंट मैटर, ओके। आप बस ट्राई करिए, कुछ भी बनाइए, मतलब भारत जैसा लगना चाहिए, ठीक है। आइए, मैं भी बहुत अच्छा नहीं बनाता हूँ, फ़िलहाल ये चल नहीं रहा है। चलिए, तो फिलहाल बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसा डायग्राम है ये जिसमें हम लगभग चीज़ों को समझ सकते हैं ना। मैंने पहले ही कहा कि मैं बहुत अच्छा कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी है मुझे लगता है कि इससे हमारी बात बन सकती है ना। चलिए, अब बात बनेगी, एकदम बन जाएगी। इतना भी अगर आप बनाते हैं ना तो ये काफ़ी पर्याप्त है, सटीक, ठीक है। आपको सिर्फ समझाने से मतलब है, ऐसा नहीं है कि आपको कह रहा है कि एकदम आप नाप तौल के वो बना दीजिए कि एकदम से आपको लगे कि हाँ आप बहुत बड़े कलाकार हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब देखते हैं, सबसे पहले जाहिर सी बात है, आप एक अगर ये आपने देखा होगा, ये साइन बताता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो जब भी आपको डायरेक्शन की कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे साइन बना लीजिए। जहाँ भी आपको पूछे कि डायरेक्शन क्या है, ये साइन आपका काम करेगा हमेशा। तो ये क्या है आपका नॉर्थ है, ये क्या है साउथ है। हमेशा ऊपर क्या होती है नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। ये आपका ईस्टर्न पार्ट है और ये आपका वेस्ट है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये है कि जो ये मैप है, इसमें आप अगर ये देखेंगे कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है, ठीक है। यहाँ से बात शुरू होती है। किसी की सबसे पहले क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई, नाम आपको पता है, इसका नाम क्या है, नाम, इस जो मैप को आप देख पा रहे हैं उसका नाम भारत है। नाम से बात शुरू होती है ना, नाम क्या है, भारत है। ये कहाँ से वैलिडेट होता है, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप पॉलिटी पढ़ते होंगे, पॉलिटी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते होंगे कहा गया है आर्टिकल 1 में ही, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, है ना। तो इंडिया जो कि भारत है, तो दोनों नाम है इसके, इंडिया भी है, नाम क्या है, भारत है। ये कहाँ से वैलिडेट होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 1 से ही ये वैलिडेट होता है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूट नहीं, सॉरी, ठीक है। तो ये तो नाम आपको पता है, भारत है, और नाम कौन नहीं जानता भारत का। चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरी बात है, अब देखिएगा कि पहले तो ये देख लेते हैं कि जानते हैं क्या होता है कि जब भी आप पृथ्वी की बात करते हैं, धरती लगभग गोल है, लेकिन गोल नहीं है, वो जियोइड शेप उसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो दोनों इसके, जैसे आप अगर ये गोल अगर कुछ बनाएं तो ये गोल, तो ये गोल होता है ना कि गोल है पूरा, ये भी पूरा गोल नहीं बना मेरा, एक समझने के लिए आप समझिए कि गोल होता है, ठीक है। गोल को तो इसी तरह से कहते हैं ना कि ये गोला है, जैसे अगर आप ऐसे ड्रा कर दें कि ये गोला है, ठीक। लेकिन ये क्या है कि ये शेपों से ऐसे करके कुछ ऐसे जो है से चिपटी हुई है, ठीक है। पृथ्वी जो है ऐसे करके कुछ चिपटी है, तो ये गोला पूरा बनता नहीं है, जियोइड शेप कहते हैं इसको, ठीक है, गोलाभ कहते हैं। तो जब पृथ्वी को आप देखते हैं, पृथ्वी की जो गति है, जो पृथ्वी क्या करती है, आपको दो प्रकार की गति करती है। एक तो परिक्रमण है, परिक्रमण का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, सूर्य है, और इसके जो है सूर्य जो है केंद्र में है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई थी ना, किसने दी थी वो हमें बताइएगा ज़रा, अगर आपको याद आ रहा हो। कॉपरनिकस था या कौन था। तो फिलहाल जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई थी उसमें क्या बताया गया था कि सेंटर में कौन है, वो सेंटर में सूर्य है, और उसके चारों ओर क्या है कि जो अन्य ग्रह और उपग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। तो ये भी गोलाकार आकृति नहीं बनती उनकी, अगर आप देखिएगा ना तो कुछ इस वे में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सूरज होता है। अब सपोज करिए कि यहाँ पे पृथ्वी है वर्तमान में अभी के लिए, तो ये पृथ्वी धीरे धीरे घूमती है ना, फिर यहाँ कभी पहुँच जाएगी, फिर घूमते घूमते यहाँ पहुँचेगी। चक्कर लगाने का मतलब तो यही है ना कि घूम रही है पृथ्वी। ऐसे सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, सबकी अलग अलग कक्षाएं हैं। कैसे पृथ्वी की होगी, ऐसे करके हम उसको देखेंगे कि जब अलग अलग सारे ग्रह की अपनी अपनी कक्षाएं, और उसमें वो क्या कर रहे हैं, परिक्रमण करते हैं, किसका, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इसी से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिन रात से लेकर के आप देखेगा कि मौसम परिवर्तन से बहुत सारी घटनाएं से जुड़ी होती हैं।
दूसरी बात, दिन रात का वैसे मेन जो फोकस है ना, ये परिक्रमण से नहीं होता, ये वर्ष बदलता है, मौसम बदलता है, जलवायु बदलती है, इसका ज़्यादा इफेक्ट है इस पर। दिन रात के लिए पृथ्वी एक और घूर्णन करती है, और वो कौन सा घूर्णन है, जैसे पृथ्वी अपने इस यहाँ पर है तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे घूम रही होती है, अपने अक्ष पर भी, है ना, अपने अक्ष पर भी ऐसे ऐसे घूम रही है ना, हमेशा एक चक्कर पूरा कर रही है। 24 घंटे में आपको पता होगा कि पृथ्वी घूम जाती है एक चक्कर, है ना, 24 घंटे में घूम जाती है जब। तो बात ये करनी है हमको कि पृथ्वी जो जब घूमती है तो इसके इस चक्कर को क्या कहते हैं, एक तो आपका परिक्रमण है जो ये चारों तरफ उसके घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ, वो उसको बोलते हैं परिक्रमण। एक तो अपने धुरी पर चक्कर लगा रही है, अपने जैसे पृथ्वी दो तरीके से घूम रही है ना, ये आप अगर बात समझ पा रहे हो, जैसे आप समझ लीजिए कि आप एक यहाँ पर हैं, तो आप ऐसे पूरा घूम रहे हैं, ठीक है, आप खुद ऐसे घूम रहे हैं एक बार। एक तो ये है कि आप घूम रहे हैं अपने स्पिन करने, जैसे लट्टू अगर आप देखिए तो लट्टू अगर आप देखिएगा तो लट्टू आप एक जगह पे ये घूम रहा है, ठीक है, लट्टू यहाँ पे घूम रहा है। अगर सपोज करिए कि यही लट्टू यहाँ पे घूम रहा है इसी केंद्र पर, और अभी वो लट्टू ऐसे घूम रहा है अपने केंद्र पर, फिर यहाँ पहुँच गया, घूमते घूमते यहाँ पर भी घूम रहा है, यहाँ पर भी घूम रहा है, यहाँ पर भी घूम रहा है। समझिए कि ऐसे लट्टू घूमते घूमते ऐसे घूम रहा है गोलाई में, फिर लट्टू घूम भी रहा है एक दूरी पर और वो गोलाई में भी घूम रहा है, मतलब वो पाथ भी तय कर रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि लट्टू की वो जो अपने धुरी पर घूम रहा है, एक सेंटर पे जो पूरा वो चक्कर लगा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कि वो धुरी पर घूम रहा है उसके, ठीक है। और जो वो पूरे चारों तरफ घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं परिक्रमण है, ठीक है, वो परिक्रमण है। ये अक्षीय, एक अक्षीय घूर्णन है, एक घूर्णन है और एक परिक्रमण है। तो एक अक्ष पर घूमना वो घूर्णन है और चारों तरफ घूमना वो क्या है, परिक्रमण है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब जब इतने में हम लोग समझ गए हैं, तो अब आइए देखते हैं कि पृथ्वी जो है जब घूम रही है, तो वैसे तो आपको पता है कि सूर्य के चारों तरफ घूमने में पृथ्वी को लगभग 1 वर्ष का वक्त लगता है, लेकिन एक चक्कर जो अपने धुरी पर घूमती है, लट्टू की तरह जब घूमती है, तो उसको घूमने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का वक्त लगता है ना, 23 घंटे समथिंग होता है, 24 आप मान के भी चलिए, ज़्यादा भी आप उसमें ना जाइए। 24 घंटे एक दिन का समय लगता है, और एक दिन में होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, अगर आप देखिएगा कि 24 घंटे, 1 घंटा में कितना मिनट है, चूँकि 1 घंटा बराबर होता है आपका 60 मिनट, तो 24 घंटे में तो 60 मिनट 1 घंटे में होता है, तो 24 में 24 गुणे 60 हो जाएगा। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, करके देखिए, 1440 मिनट आएगा। कितना आएगा, 1440 मिनट आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की बात है, सपोज करिए आपने देखा कि ये पृथ्वी है ना, ये समझ लीजिए कि ये सेंटर है और ये जियोइड शेप में, आपको समझिए पूरा गोल मैंने नहीं बनाया, ठीक है। अब अगर ये पृथ्वी है तो जाहिर सी बात है पृथ्वी की जो घूर्णन हो रही है, घूर्णन का मतलब जो पृथ्वी घूम रही है वो कैसे घूमती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि वो इधर से इधर घूमती है, इधर से इधर, मतलब ये इस तरह से गति कर रही है। अब ये देखिएगा कि इधर से इधर घूम रहे, यानी वेस्ट इधर है और इधर क्या है, ईस्ट इधर है। तो वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है पृथ्वी। कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। सपोज करिए कि अगर ये भारत है, भारत में अगर आप देखिए, अगर ऐसे पृथ्वी ऐसे घूम रही है, सपोज करिए पृथ्वी कैसे घूम रही है, पृथ्वी आपकी ऐसे घूम रही है ना, ये अभी देखिए, इसको इस टिप को देखिए, ये जो मार्कर की होल्डिंग है, इससे ये इधर घूम रही है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब पृथ्वी, अगर भारत में अगर आप कोई व्यक्ति यहाँ पर है, कोई व्यक्ति यहाँ पे रहता है और कोई व्यक्ति यहाँ पे रहता है, तो पहले पृथ्वी मतलब कहाँ होगी, पहले पृथ्वी यहाँ होगी, वहाँ पर उसको पहुँच जाएगी, ऐसे घूम के वो पहुँच जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि पहले एक तो चीज़ ये देख लीजिए कि इसका विस्तार क्या है। तो उसको विस्तार को समझने से जस्ट पहले आप ये देखिए कि जो ये पृथ्वी है जियोइड शेप में, इस पर क्या होता है ना, आप देखिएगा कि जब भी आप मानचित्र देखते होंगे तो उस पर कई तरह की लाइन दिखती होंगी। कुछ लाइन आपने देखा होगा कि ऐसे करके दिखती होगी, है ना, ऐसे करके पड़ी लाइन, बहुत सारी लाइन दिखती होंगी। आपको भी मैप उठा करके देखिएगा तो उस पर आपको ऐसे करके दिखता होगा, ठीक है। तो मैप में जो आपको ये लाइन दिखती है ना, इसी को बोलते हैं, जो पड़ी रेखाएं हैं, पड़ी रेखाएं, उसको क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये अक्षांशीय रेखा हो जाती है और ये अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेगा कि अक्षांशीय रेखा में, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जब भी हम गिनती शुरू करते हैं तो कैसे शुरू करेंगे, सामान्य रूप से जो गिनती हमारी शुरू होती है ना, जैसे अगर आपको कभी फ्लोर गिनना होता है जैसे, तो आप फ्लोर कैसे गिनते हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके हैं, लेकिन भारत में अपने अगर देखिए तो अगर आपको फ्लोर गिनना हो तो आप फ्लोर कैसे गिनते हैं, फ्लोर आपको गिनना समझ लीजिए
तो आप ऐसे नहीं गिनते हैं कि ये 1 फ्लोर हो गया, 2 फ्लोर हो गया, 3 फ्लोर, ऐसे तो नहीं गिनते हैं ना। ग्राउंड फ्लोर एक होता है आपका, जिसको आप 0 मान के चलते हैं, तो ये ग्राउंड फ्लोर आपका है, फिर ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, अब ऊपर होता तो ये थर्ड फ्लोर होता, ठीक है। ऐसे करके हम 0 से गिनते हैं। यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जो अगर आप अक्षांश रेखाओं को गिनना शुरू करेंगे तो फ्लोर जैसे गिनते हैं ना, उसी तरह से गिनेगा कि 0 से लेकर के आप गिनिए और आप ऊपर तक जाइए। तो ये 0 डिग्री, अब इसको जब भी व्यक्त करते हैं ना, इसको डिग्री में व्यक्त करते हैं कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री, 0 अंश उसको हिंदी में बोलें तो 0 अंश अक्षांश रेखा है ये। फिर इसी तरह से 1 2 करके ये यहाँ पर आएगा, ऐसे ऐसे करते करते छोटे छोटे होते होते है ना, एक पॉइंट की तरह यहाँ पे बनता है, लास्ट में एक पॉइंट की तरह हो जाएगा, और ये कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ये हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से नीचे तो इधर कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी, 0 से लेकर के 90, तो 0 को तो आप छोड़ दीजिए, 1 से 90 तक, 90 तो सिंपल ऐसे हो गए है ना, तो 90 अक्षांश रेखाएं इधर हो गई 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 को अगर ले लेंगे तो 91 हो जाएगी। 0 से 10 अगर गिनते हैं तो कितना होता है, 11 हो जाता है। 1 से 10 तो 10 है, और 0 से 10 ले गया तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 0 इधर भी काउंट भी होगा, और फिर यहाँ से इधर जब आएगा उसी तरह से सेम जो होता है, यहाँ पर फिर से 90 तक यहाँ तक जाती है। तो 0 से 90 ऊपर है, 0 से 90 नीचे है, तो यानी 90 टोटल हो गई। 180 अक्षांश रेखाएं तो ये हो गई, और एक 0 डिग्री की, ठीक है। 90 इधर 90 इधर, 180 और एक 0 डिग्री आपकी, तो टोटल कितनी हो गई, तो आप देखिएगा कि टोटल कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई, टोटल आप देखिएगा तो 181 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। कितनी हो जाएंगी, 181 अक्षांश रेखाएं हो गई, टोटल हो गई, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से देशांतर रेखाएं भी होती हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं, आपकी पड़ी रेखाएं हैं, ठीक है। अभी इतना ही समझिए कि पड़ी रेखाएं, और जो वो है आपकी वो खड़ी रेखाएं होंगी, देशांतर रेखाएं वो इस तरह से कुछ होंगी। सपोज करिए देख पा रहे हैं, सारे एक बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे कोई बिंदु नहीं बन रहा है। जितनी भी रेखाएं बन रही है ना, सब फुल जो है एक फ्रेम बना रही हैं, पूरा एक गोला बना रही हैं। आप देखिएगा कि पूरा सब एक वृत्त बना रही हैं, कंप्लीट वृत्त सब बना रही हैं, ठीक है। अभी अक्षांश और देशांतर में थोड़ा सा अंतर जब देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सब कंप्लीट एक वृत्त बना रही हैं। तो ये देखिएगा कि इसकी अगर जब गिनती करते हैं तो ये कितनी है, कुल टोटल जो है कितनी वो हैं आपकी देशांतर रेखाएँ। तो टोटल देशांतर रेखाओं को देखेगा तो इस तरह से 0 से शुरू होती है और कितनी जा जाती हैं, ये 180 तक होती हैं, 0 से 180 तक। तो कितनी है कुल, आप देखेगा कि 180 देशांतर रेखाएं कुल हैं, है ना। 180 एक साइड से, और फिर जो होती है उसी के बैक साइड में देखेगा तो फिर 180 उधर भी है। तो कुल कितनी हो जाती हैं, 360 देशांतर रेखाएँ। आपको शायद दिख रहा होगा, टोटल 360 देशांतर रेखाएँ। कितनी देशांतर रेखाएँ, 360। एक वृत्त में कितने डिग्री होते हैं भाई, सिंपल सा देशांतर रेखाओं के लिए तो आपको समझ में आ जाइए कि एक वृत्त में कितने डिग्री होते हैं। एक वृत्त को घूमने के लिए कितने डिग्री होंगे, 360 डिग्री। उसी के आधार पर देखिएगा तो कितनी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी, 360 अंश तो ही घूम सकती है, तो 360 डिग्री ही तो वो घूमेगा, एक वृत्त उसी फॉर्म हो जाएगा। तो टोटल 360 डिग्री भी है और 360 अक्षांश रेखाएँ भी हो गई, ठीक है। जितनी भी अक्षांश रेखाएं, देशांतर की बात हम कर रहे थे, सॉरी, जितनी भी देशांतर रेखाएं ये हैं, आप सबको देख पा रहे होंगे कि सब ऐसे बन रही ना, एक कंप्लीट देखेगा, एक कंप्लीट वृत्त बना रही है। ये भी, ये इसके जैसे ऐसे आपने इधर से बनाया, ये इसी तरह से ऐसे पीछे से भी तो बनी होगी ऐसे करके, वो पूरा कंप्लीट वृत्त एक बन रहा है। इसी तरह से जब आपने इसको बनाया तो ये भी तो ऐसे पीछे से बनी होगी पूरा आकर के, तो एक कंप्लीट वृत्त। इसी तरह से जितनी भी है ना, सब कंप्लीट वृत्त बनाएंगे, पूर्ण वृत्त कुल सब बन रहा है। इसमें कोई छोटा बड़ा वृत्त नहीं बनेगा, सबकी लंबाई मतलब सबकी जो होगी वो आप निकालेंगे, अगर एरिया निकालेंगे सबका सेम आएगा, ठीक है। तो सारे देशांतर रेखाओं की जो आप देखेंगे कि वो क्या बना रहा है, दीर्घ वृत्त सब बना रहे हैं, सब बड़े वृत्त बन रहे हैं, ठीक है। सभी क्या होते हैं, सभी दीर्घ वृत्त होते हैं, सभी के सभी दीर्घ वृत्त हैं। लेकिन अक्षांश रेखाओं में जब आप इस वाले की बात करते हैं ना, इस वाले की, ये भी जाती है इधर से घूम के फिर से आएगी, है ना। पीछे से अक्षांश रेखाएं भी घूमी हुई हैं, वृत्त हैं वो भी, लेकिन आप देखेगा कि आप कितनी भी अक्षांश रेखाएं इस तरह से बना दें, लेकिन लास्ट में जब आप आएंगे, है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है। तो ये सारे तो दीर्घवृत्त बन रहे हैं, सारे तो दीर्घवृत्त बन रहे हैं, लेकिन दो बिंदु बन जाते हैं, दो से केवल बनते हैं, बिंदु बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं, अगर रेखा पूछे, रेखा, तो रेखा तो कितनी है, सही मामलों में तो रेखा
भाई 181 टोटल है, उसमें से दो क्या है कि सिर्फ बिंदु हैं, डाट हैं। अगर डाट को छोड़ करके कभी आपसे रेखा पूछे कि अक्षांशी बिंदुओं को या पोल को छोड़ करके कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो पोल को छोड़ करके 179 अक्षांश रेखाएं हैं। अब ये कहने का मतलब आपसे ऐसे पूछेगा कितने दीर्घवृत्त बनते हैं अक्षांश रेखाओं में, तो अक्षांश रेखाएं कितनी ऐसी अक्षांश रेखाएं जो दीर्घवृत्त फॉर्म करती हैं, तो वो 179 ही आप बनाएंगे कि जो दीर्घवृत्त फॉर्म करती हैं, ठीक है। बाकी जो शेष हैं वो क्या करती हैं, दो डॉटेड हैं। तो ये डॉट वृत्त नहीं बनाता है ना। डॉट क्या होता है, किसी भी रेखा के निर्माण के लिए डॉट ये सबसे शुरुआती संरचना है, सबसे छोटी संरचना है। इसी को आप खींच करके ऐसे डॉट डॉट अगर बढ़ाते जाएं तो वो एक रेखा का रूप ले लेगा, ठीक है। फिर उसी को अगर शेप देते जाएं तो एक वृत्त का, मतलब किसी भी ज्योमेट्री के किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए डॉट सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी बिंदु, सबसे छोटा बात है, ठीक है, जहाँ से एक स्टेज है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितनी कुल अक्षांश रेखाएं बनती हैं जो दीर्घवृत्त बना सकती हैं, वो 179 अक्षांश रेखाएं इस तरह से होती हैं। लेकिन ये देखेगा तो टोटल होते हैं 360 के 360 दीर्घवृत्त बनते हैं, ठीक है। समझ में आपको आ गया, ये क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि अक्षांश रेखाएं हमको पता चल गई, देशांतर हमको पता चल गई। हमको पता है कि कुल 360 देशांतर रेखाएं, इस बात को अभी भी आप भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए फिर से लौट के, ये जो हमने कैलकुलेशन थोड़ा देर पहले किया था, क्या किया था हमने कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना। एक दिन बराबर यहाँ पे लिखिए कि एक दिन में क्या होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होता था और 24 घंटे में इस तरह से कितना हो जाएगा, 1440 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले। तो अब देखिए, एक दिन में पृथ्वी पूरी घूम जाती है, पृथ्वी पूरी घूम जाती है, मतलब एक दिन में पृथ्वी जो है ऐसे पूरा करके एक चक्कर लगा लेगी, ठीक है, ऐसे करके पूरा एक चक्कर वो लगा लेती है। तो बात ये है कि एक चक्कर वो लगा लेती है और कुल कितनी देशांतर, जब ये घूम रही होगी इस तरह से, अगर पृथ्वी घूम रही होगी, सपोज करिए अगर पृथ्वी ये है आपकी और अगर पृथ्वी इस तरह से घूम रही है ना, इस तरह से घूम रही है, मतलब ऐसे घूम रही है, तो ये कौन सी रेखाओं को क्रॉस कर रही होगी, क्योंकि देखिए अक्षांश रेखाएं तो इस तरह से है ना, अक्षांश रेखाएं तो इस तरह से हैं, इनको तो क्रॉस नहीं कर रही होगी, क्योंकि अगर इनको क्रॉस करना तो आपको ऐसे घूमना होगा। कैसे घूमना होगा, ऐसे करके घूमना होगा, ठीक है। आपको अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे अगर हैं तो इनको घूमने के लिए ऐसे ऐसे आपको घूमना पड़ेगा, तब ना आप अक्षांश को क्रॉस करेंगे। लेकिन देशांतर को अगर घूमना है तो आप ऐसे आगे बढ़िएगा, तो आप ऐसे क्रॉस करते हुए चले जाएंगे, देशांतर को क्रॉस करते करते यहाँ पे एक चक्कर आ करके पूरा हो जाएगा। ऐसे करके घूमेगा ना, तो ऐसे ही करके घूमेगा, ऐसे करके ये घूमेगी पृथ्वी। तो अब कितने कुल अक्षांश रेखा देशांतर, कितनी देशांतर हैं, 360 देशांतर हैं, 360 देशांतर हैं कुल। तो सपोज करिए अगर एक दिन 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है तो एक देशांतर को कितने देर में वो क्रॉस कर जाती होगी, कितने देर में घूमती होगी। 360 ही देशांतर, तो मतलब 24 घंटे में 360 देशांतर पूरा घूम जाती है, तो एक देशांतर घूमने में कितना टाइम लगेगा। अब सपोज करिए कुल घंटे कितने हैं, 1440 घंटे हैं, मिनट हैं, 1440 मिनट एक दिन में है। तो एक दिन में अगर 1440 मिनट हैं तो भाई 1440 मिनट में वो घूमती है कितनी देशांतर, 360। तो एक देशांतर घूमने में कितना वक्त लगेगा, तो क्या हो जाएगा, बटे कर दीजिए 360। 1440 से अगर टोटल मिनट से आप कितनी हैं वो चीज़ें उनको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा ना। एक एक नियम आप जानते होंगे, यहाँ पे दिख रहा है शायद, पता नहीं। चलिए, तो अब इसको जब सॉल्व करेगा 1440 बटे 360 है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटिए 6 बार हो जाएगा, 24 बार जाएगा, 24 छक्के 144 होता है, फिर 6 से काटेगा 4 आ जाएगा, यानी कि 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में पृथ्वी जो है 4 मिनट में एक देशांतर क्रॉस कर जाएगी। मतलब अभी अगर पृथ्वी यहाँ थी अगर पृथ्वी, सपोज करिए कि पृथ्वी यहाँ से इसे घूमना शुरू करेगी, तो इस देशांतर को जब ऐसे पृथ्वी इतना जब घूमेगी एक देशांतर, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट। ऐसे फिर आगे घूमेगी 4 मिनट करते हुए, 36 गुणे 360 गुणे 4 कर लीजिए, तो आपका 1440। तो 24 घंटे में पूरा 360 देशांतर वो घूम जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी हमको लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब अपने ज़रा भारत की बात करें, क्योंकि हमको तो भारत पढ़ना है ना। तो भारत का देशांतरी और अक्षांशी विस्तार क्या है, तभी तो हमको पता चलेगा कि भारत को पृथ्वी घूमने में कितना वक्त लगाती है। ठीक है, कि भारत को क्रॉस करने में पृथ्वी को कितना वक्त लगेगा। तो आपको पता है भारत का जो अक्षांशी विस्तार है, अगर आप मैपिंग में देखेंगे तो यहाँ जो इसका आखिरी पॉइंट कौन सा है पड़ रहा है, यही तो है ना। तो सपोज करिए ये यहाँ से जब टच करके जाती होगी तो यहाँ से तो शुरू हो जाता है भारत, फिर यहाँ से इसका मतलब भारत शुरू हो गया। तो ये जो खड़ी रेखाएं वो कौन सी रेखाएं हो जाएंगी,
वो देशांतर रेखाएं, है ना, देशांतर रेखाएं। फिर इस तरह से आप देखेगा कि जो यहाँ पर आ जाएगा इसी तरह से, ये आखिरी बिंदु पर ऐसे क्रॉस करके जा रही होगी, ठीक है। इसी तरह से नीचे में अगर जो अक्षांशों की जब बात करेगा, देशांतर तो ऐसे ही होगा कि ऐसे ऐसे ही बनी होगी, है ना, ऐसे ऐसे ही देशांतर जा रही होगी, सपोज कर लीजिए ऐसे ऐसे ही जा रही होगी, यहाँ से ये देखिए 82.5 जा रही होगी, है ना, ये ऐसे करके ही तो देशांतर जा रही होगी। और अक्षांश रेखाएं कैसे जा रही होंगी, ऐसे करके जा रही होंगी, ये सपोज कर लीजिएगा कि इसी में लगा हुआ है ना। चलिए, तो ये इस तरह से हो जाएगी आपकी अक्षांश रेखा, ऐसे जा रही होगी, अब ऐसे करके, है ना, ऐसे करके अक्षांश रेखा गुजर रही होगी। ये रेखाएं गोलाकार शेप में गुजर रही होंगी, है ना, और ऐसे ऊपर लास्ट में फिर ये इसको टच करके ऐसे जा रही होगी। तो यहाँ पे देखिए आखिरी बिंदु टच कर रही हो। अब यही तो बात आती है कि ये और ये कितना अक्षांश है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि ये जो है विस्तार वो कितना है, मार्कर ख़त्म ही हो गया। चलिए, तो ये देखेगा कि जो ये वाला है, जो ये अंतिम बिंदु है, वो जो टच करती है, ये कितना है, ये है आपका 68.75। अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं 68, या तो इसको 68.75 लिखिए, या तो लिखिए 68 अंश 75 मिनट। क्या है, 68 अंश 75 मिनट। इसी तरह से इधर देखेगा तो ये हो जाता है 97 डिग्री 25 मिनट लगभग, है ना, ये उधर से गुजरती है। यहाँ पे नीचे आपको श्रीलंका भी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे होता है। चलिए, तो फिर देखेगा कि जो सबसे अंतिम बिंदु है, यहाँ पे आप देखेगा कि ये जो पॉइंट है, ये हमारा सबसे मुख्य भूभाग जो भारत है, भारत का मुख्य भूभाग क्या है, यही है। ये सबसे अंतिम बिंदु है, अंतिम छोर हमारा ये पड़ता है कन्याकुमारी में, ठीक है, कन्याकुमारी का वो हमारा सबसे अंतिम बिंदु है। लेकिन अगर हम देखें समस्त द्वीपों वगैरह को अगर मिला करके देखें, तो जो हमारा अंतिम पॉइंट बनता है वो कहीं उससे नीचे पड़ता है। कहाँ पर, आप देखिएगा कि जब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आप देखते हैं, यहाँ पे है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ऐसे फैला हुआ है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा अंतिम में देखेगा तो निकोबार में एक है कार निकोबार, और फिर आता है आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार और कार निकोबार। तो जो ग्रेट निकोबार है उसी का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। नोट करके लिख लीजिए, वहाँ पे लिखने पे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि जो अक्षांश पड़ता है कौन सा, 8 डिग्री अक्षांश पर ये पड़ता है। किस डिग्री पर, 8 डिग्री अक्षांश पर। वो सबसे नीचे है ना, यहाँ नहीं है, वो सबसे नीचे, वो आपको दिख नहीं रहा होगा उसमें शायद। चलिए, अब वो है इंदिरा पॉइंट है। अब यहाँ पे आप देखेगा ये जो डिग्री है, यहाँ तक आते आते वो कितना है, ये 4 मिनट ऊपर है। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट पर ये पड़ता है। किस पर पड़ता है, 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो अक्षांश रेखा वो कौन सी है, 8 डिग्री 4 मिनट की, ये 4 मिनट की ये अक्षांश रेखा, 8 डिग्री 4 मिनट की, ठीक है। ये आपको दिख रहा है 8 डिग्री 4 मिनट। तो जो मैंने लिखा होगा 8 डिग्री 4 मिनट वो आपको दिख नहीं रहा होगा, उसको सपोज कर लीजिए, सपोज करिए कि कैसे, यहाँ पे बताते हैं, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। चलिए, यहाँ पे अगर देखिए, सपोज करिए यहाँ पे आप देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा साफ करिए। सपोज करिए कि अगर ये सारी अच्छे अक्षांश रेखाएं से गुजर रही हैं, है ना, सारी अक्षांश रेखाएं से गुजर रही हैं, तो इसी में कहीं ना कहीं किसी में भारत भी फिट हो रहा होगा। तो सपोज करिए कि जो भारत है ऐसे करके यहाँ पे बना है ना, सपोज करिए ऐसे करके भारत है कहीं। यहाँ पे देखेगा आपका क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा आपका, यहाँ पे सबसे लास्ट में इंदिरा पॉइंट है, ये है ना, इस अक्षांश पे पड़ रहा है। अब ये जो अक्षांश है वो कौन सी अक्षांश है आपकी, देखेगा तो ये है आपकी 8 डिग्री अक्षांश है। तो ये आपके 8 डिग्री अक्षांश पे कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पड़ रहा है। वो किस द्वीप पर पड़ता है, ग्रेट निकोबार पर। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार है, तो ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो। ये वाली जो देखेगा, यहाँ से भी तो कोई ना कोई अक्षांश रेखा गुजर रही होगी। ये जो अक्षांश रेखा गुजर रही है वो कौन सी है, ये 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश है। कौन सी है, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा है ये वाली, ठीक है, जो इस भारत के मुख्य भूभाग को टच करती है, कन्याकुमारी, जहाँ पे हम कहते हैं कि हिंद महासागर भारत के चरणों को धोता है, वो वाला,
ठीक है। इसी तरह से इधर वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये भी समझ में आ रहा होगा, ऊपर का तो बाकी दिख ही रहा होगा। तो ये जो गुजर रही है ऊपर, ये कितनी है, ये आप देखेगा तो 37 डिग्री है 6 मिनट है। कितनी है, थोड़ा सा नीचे लिख दूँ, 37 डिग्री 6 मिनट ये है, ठीक है। अब ये जो इधर है, इसको आपको पता है 97.25 है, ये कितनी है, 68.75 है। इतनी बात आपको समझ में क्लियर आ गई होगी। चलिए, अब जब गिनना शुरू करते हैं ना कि ये 68.75 से लेकर के यहाँ तक ये कितनी टोटल अक्षांश रेखाएं होंगी, तो अगर हम इसको मान लें कि 97 है, ये मान लें 68 मान लें, तो लगभग 29 के से समथिंग आ रही है। तो ये कितनी हो जाएगी, लगभग हम इसकी काउंटिंग जो है वो कितनी मान लेते हैं, गणना की दृष्टि से आसानी हो तो हम मान लेते हैं जो हमारे पास ऐसे करके, जो देशांतर की बात करें, जो देशांतर रेखाएं ऐसे से गुजर रही हैं, वो कुल कितनी देशांतर गुजर रही हैं भारत से, अप्रोप्रिएट लगभग अप्रॉक्स के आधार मान लेते हैं कि वो 30 देशांतर इसको क्रॉस करते हुए गुजर रही हैं। कितनी मान लेते हैं, 30 देशांतर। आप घटा के देखेगा तो कितनी आ रही है, आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है, 30 देशांतर रेखाएं हैं। उसमें से आप इसको घटा के देख लीजिएगा कि कितनी देशांतर रेखाएं बन रही हैं, आपको पता चल जाएगा कि लगभग में इसी की आ रही है। कि हम फिर नहीं तो हमारी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, इसीलिए हम लगभग को मान लेते हैं कि 30 डिग्री देशांतर रेखाएं ये हैं। अब चूंकि हमको पता है कि एक देशांतर को घूम रहा है जब, है ना, एक देशांतर जब वो ऐसे घूम रहा है, तो एक देशांतर को घूमने में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। तो भाई 30 देशांतर घूमने में कितना वक्त लगेगा, है ना। अगर आप देखिएगा कि अब मैप को थोड़ा सा, नहीं मैप को नहीं हटाते हैं, मैप का भी काम है। चलिए, एक देशांतर घूमने में कितना वक्त लग रहा था, एक देशांतर घूमने में लग रहा है 30 मिनट। एक देशांतर घूमने में लग रहा है, एक देशांतर घूम रहा है कितने मिनट में, 4 मिनट में, हमने अभी निकाला था 4 मिनट में। तो 30 देशांतर घूमने में कितना वक्त लगेगा, तो एक 4 में घूम रहा है तो 30 × 4 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 120 मिनट। अब चूंकि एक घंटे में कितना होता है, एक घंटे में बराबर आप देखेगा तो 60 मिनट होता है। तो 120 मिनट में तो ये हो जाएगा आपका 2 घंटा। 60 मिनट एक घंटे में, तो 2 घंटे में 120 मिनट होता है। तो आपको पता है कि 120 मिनट आया तो 2 घंटे का वक्त। इसका मतलब ये है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। तो अगर यहाँ कोई व्यक्ति है, यानी गुजरात के सबसे अंतिम छोर पर, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी सीमा पर कोई व्यक्ति बैठा है, तो उन दोनों के बीच में पृथ्वी के घूर्णन के हिसाब से कितने वक्त की गैप है, 2 घंटे का गैप है। मतलब 2 घंटे में पृथ्वी वहाँ उस देशांतर को क्रॉस करने वाली होगी, ठीक है, 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे का, इसीलिए देखिएगा कि जब सूरज किधर से निकलता है, सूरज निकलता है पूरब से। तो यहाँ से अगर सूरज निकल रहा है तो वो यहाँ से सूरज जब निकलेगा, तो जब पृथ्वी ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुँचेगी तभी तो सूरज यहाँ आएगा। तो वो पृथ्वी यहाँ पे सूरज जब सूर्योदय होगा वो 2 घंटे कम से कम बाद में होगा उस वाले प्लेस से। क्यों? क्योंकि वहाँ 2 घंटे पहले सूर्य दिखेगा, इसके बाद पृथ्वी उस फेज पर आएगी कि सूर्य के सम्मुख पड़ेगा वो वाला हिस्सा, तो तब जा करके उसको सूर्य दिखेगा। तो सूर्योदय यहाँ पे अगर 5 बजे, समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर 7 बजे हो रहा है, वैसे 5 बजे यहाँ पे बहुत जल्दी सूर्योदय हो जाता है, 5 बजे मान लीजिए कि अगर सूर्योदय वहाँ 5 बजे हो रहा है तो यहाँ सूर्योदय 2 घंटे बाद होगा। क्या होगा? 2 घंटे बाद होगा, है ना। बाद में ही तो पहुँचेगी, पहले तो वहाँ पे हो गया, फिर ये बाद में से घूमते घूमते पहुँचेगी। सूरज पूरब से निकल रहा है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, तो पहले पूरब में दिख जाएगा, फिर पश्चिम से पूरब वाला हिस्सा पड़ेगा, तो आपको 2 घंटे बाद यहाँ पे सूर्योदय दिखेगा। तो कितने बजे दिखेगा भाई? 7 बजे। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, तो आप सीधे 2 घंटे जोड़ करके जितना भी यहाँ पे टाइम दिया है, अगर गुजरात के टर्म में कहीं भी गुजरात दे दे तो आप 2 घंटे कर लीजिए। और अगर आपको अक्षांश दिया है, सपोज करिए कि यहाँ पे दे दिया कि ये सूर्य निकलता है यहाँ पर, कि इस अक्षांश पर है ना। इसके बाद आपको दिखाता है कि इसी तरह से इधर भी कुछ अक्षांश पर दिया है कि तो इस अक्षांश पर कितने बजे दिखेगा, तो भी आप इसको कर लेंगे, है ना। क्योंकि आपको पता है कि एक अक्षांश घूमने में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है ना। तो कुछ भी आपको दे दे तो आप उसके हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अक्षांशों की बात हो गई, देशांतरों की बात हो गई।
चलिए, तो अब अगर देखें आगे बढ़े थोड़ा, तो आगे हमको ये देखना है कि कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं, कहाँ कहाँ से भारत सीमाएं बनाता है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर के बाद। चलिए, तो पड़ोसी देशों में आप देखिएगा, एक तो ये तो आपको दिखेगा नहीं हमको लग रहा है। तो जैसे अगर आपका जो ये भारत है, तो भारत का जो निचला हिस्सा है वो समझ लीजिए कि यहाँ से है ना। ये श्रीलंका बहुत सही नहीं बन रहा है, ऐसे करके कुछ श्रीलंका है, कुछ उसको अनुमान लगा दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये निचला हिस्सा अगर आपको नहीं वहाँ पे दिख रहा होगा, मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं कि कौन कौन से देश के साथ इसकी सीमा साझा होती है। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक तो सबसे पहले आपको पता है कि ये कौन सा देश है आपका, ये आपका है नेपाल है। ठीक है, नेपाल के बाद आपको ये भी पता है कि ये कौन सा आपका है, ये आपका है भूटान है। ठीक है, भूटान के बाद आपको ये भी पता है कि ये आपका कौन सा है, ये जो हिस्सा आपका लगता है ये पूरा किसका है, ये वाला जो हिस्सा आपका लगता है सीमा बनाता है कौन से, तो ये कौन सा है आपका, म्यांमार है ना, क्या है, म्यांमार है, या फिर इसको हम बोलते हैं बर्मा भी बोलते हैं, है ना। लेकिन ये वाला जो हिस्सा आपका ये वाला लगता है, ये वाला, ये पूरा ऐसे करके यहाँ से अंदर से फिर ये ऐसे ऐसे पूरा लगता है, ये कौन सा है, ये है आपका बांग्लादेश। ठीक है, ये आपका कौन सा है, बांग्लादेश। इतने आपको समझ में आ गए, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ये है बांग्लादेश। फिर यहाँ पर आपको देखेगा कि ये जो पूरा है, तो यहाँ इधर इन सब से यहाँ से लगाता है, फिर थोड़ा सा सिक्किम से लगाता है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश के हिस्से से लगाता है, और ये कौन है, बेसिकली चीन है। हालांकि ये थोड़ा हिस्सा तिब्बत का भी था, हालांकि कब्जा चीनी का है। तो बात करते हैं चीन को, सीधे हम मान के चलते हैं चीन का ये सब कुछ है। ठीक है, इधर देखेगा तो इधर ये वाली जो पूरी सीमा ऐसे लगती है यहाँ तक, ये कौन सा है, पाकिस्तान है। इसी में थोड़ी सी सीमा जो है ना, ये पाकिस्तान की पूरे से सीमा लगती है, और ऐसे ये यहाँ से दिखेगा, ऐसे ये थोड़ी सी सीमा, थोड़ी सी ये देखेगा कि थोड़ी सी जो है सीमा है वो किसके साथ साझा होती है, ये जो पिछला इसके देश है वो कौन सा है, अफ़गानिस्तान। ठीक है, थोड़ी सी सीमा, महज 106 किलोमीटर की जो सीमा है वो साझा होती है किसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये श्रीलंका भी आपका पड़ोसी है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सीमा जो ये श्रीलंका है वहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो ये श्रीलंका जो है वो प्रत्यक्ष रूप से सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि वो अलग होता है ना, यहाँ पर वो अलग हो जाता है, पाक जलडमरू मध्य से वो अलग होता है, मन्नार की खाड़ी वगैरह वहाँ पे है, वो उससे अलग होता है। ठीक है, तो कह लीजिए कि हिंद महासागर बीच में उसके पड़ता है और वो अलग कर देता है उसको। चलिए, तो ये प्रत्यक्ष रूप से सीमा नहीं बनाता, हालांकि पड़ोसी देश जैसा कह सकते हैं कि ये भी हमारा नज़दीक का निकट पड़ोसी ही है। चलिए, इसके बाद तो कितने ये देशों के साथ सीमा हो गई हमारी, तो आप देखिएगा कि एक तो अफ़गानिस्तान हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, है ना, एक फिर देखेगा कि चीन हो गया, फिर हो गया नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये कितने हो गए, 3 तो इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 5 ये 2 इधर हो गए, 7 इस तरह से हो गए। अगर श्रीलंका को ले लें तो 8 हो जाएंगे। हालांकि 7 प्रमुख रूप से जो हमारे साथ सीमा साझा करते हैं, उस हिसाब से 7 हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर हमसे लगते हैं। कितने, 7 इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं। ठीक है, चलिए, 7 इंटरनेशनल बॉर्डर टोटल हमसे लग रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो 7 इंटरनेशनल बॉर्डर की जब हम बात कर रहे हैं, तो उनके कभी कभी हम बात करते हैं कि कितनी सीमा की लंबाई, मतलब कि कितना सीमा वो साझा कर रहे हैं, है ना। कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितनी सीमा उनके साथ लग रही है, कौन सी सबसे लंबी सीमा लगाता है, कौन सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये सारी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको भी देख लेते हैं। तो आपको मैं बताऊं, अगर कि सबसे ज़्यादा लंबी जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है, वो बांग्लादेश की लगती है। किसकी लगती है, ये बांग्लादेश। देखिए, यहाँ से सीमा लगना शुरू होती है ना बांग्लादेश की, और फिर ऐसे ऐसे करते हुए पूरा ये त्रिपुरा के साथ, और इधर बीच में इसके साथ भी यहाँ तक सीमा लगाता है, पूरा कह लीजिए कि यहाँ तक सीमा लगाता है। तो बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा साझा हमारे साथ करता है कौन, बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है कितनी है, 4096 किलोमीटर है। कितनी है ये, 4096 किलोमीटर ये सीमा साझा हमसे करता है। बांग्लादेश को देखिएगा, ये तो 4096 किलोमीटर की सीमा पहले नंबर पर बांग्लादेश साझा करता है। किन किन राज्यों के साथ ये सीमा साझा करेगा, तो ये आपको देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपका कौन सा है, ये आपका पूरा ऐसे करके पश्चिम बंगाल हो जाता है। तो ठीक है, एक तो आपका ये साझा सीमा करता है पश्चिम बंगाल के साथ। फिर यहाँ देखेगा कि ये मेघालय है आपका,
है ना, ये मेघालय के साथ सीमा यहाँ पे साझा हो जाती है ना, मेघालय के साथ सीमा साझा हो रही है। फिर आप देखेगा कि यहाँ से और थोड़ी सी यहाँ से सीमा साझा वो करता है किसके साथ, असम के साथ। तो यहाँ पे लिखते चलिए कि बांग्लादेश किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है। एक तो है आपका पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, सबसे बड़ी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ वो साझा कर रहा है ना। पश्चिम बंगाल के साथ आप देखिएगा दूसरी कौन सी है, वो आपका है असम है। असम के बाद आप देखिएगा तो मेघालय है, और ये देखेगा कि त्रिपुरा और मिजोरम दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। असम, मेघालय, है ना, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के साथ ये सीमा साझा कर रहा है। तो 5 राज्यों के साथ ये सीमा साझा कर रहा है कौन, बांग्लादेश। कितनी लंबी सीमा है, 4096 किलोमीटर लंबाई है इस टोटल सीमा की। चलिए इसके बाद आप आ जाते हैं दूसरे को देखते हैं। चलिए दूसरी जो सबसे लंबी सीमा है वो किसकी है आपकी, वो चाइना लगाता है, चाइना की। देखेगा कि चाइना की यहाँ पर भी सीमा लगती है, और सबसे ज़्यादा सीमा तो साझा करता है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो चीन आ जाता है दूसरे नंबर पर। ये एकदम टर्न से है कि सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा आपकी बांग्लादेश की 4096, नहीं तो हम म्यांमार भी देख सकते थे, है ना, भूटान, नेपाल को भी सबसे लास्ट में से क्रम में देख रहे हैं कि कौन सबसे बड़ी सीमा साझा कर रहे हैं। तो चीन की जो लंबाई है, चीन की लंबाई आप देखेगा कि कितनी है, ये है 3917 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी, 3917, ठीक है, लगभग में है ये आंकड़ा, एकदम एग्जैक्ट मत कहिएगा कि लगभग में, हमेशा बताइएगा कि लगभग 3917 किलोमीटर है, क्योंकि कोई इंच लेके नापता नहीं है ऐसे ना, वो अनुमानता है, सैटेलाइट व्यू है, ठीक है। तो 3917 किलोमीटर की ये सीमा लगती है किसकी, चीन के साथ, ठीक है। चलिए तो दूसरी बांग्लादेश के साथ कितनी थी, 4096 किलोमीटर की लगभग सीमा थी, और ये 3917 किलोमीटर की लगभग सीमा है। अब देखिएगा कि कहाँ कहाँ से सीमा बनाता है चीन। पहले की बात करें, अच्छा पहले इनको देख लेते हैं कि अरुणाचल के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश के साथ एक तो सीमा हो गई, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के साथ एक सीमा हो गई, एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखेगा को किसके साथ सीमा बनाएगा, यहाँ पे देखेगा कि सिक्किम के साथ सीमा बनाता है ना, सिक्किम के साथ बनाएगा। सिक्किम के साथ ही आप देखेगा कि यहाँ पर सीमा बना रहा होगा, वो किसके साथ बना रहा होगा, एक तो यहाँ पर जो थोड़ी सी सीमा बना रहा है वो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। तो किसके साथ सीमा बना रहा है, वो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ का जो देखेगा ना, ये छोटा सा हिस्सा, वैसे सही मामले में तो ये है कि ये थोड़ा सा और बड़ा होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सीमा जो ये ऐसे लगती है ना, ये वाली जो सीमा, वो उत्तराखंड के साथ भी लगती है। तो उत्तराखंड और जो है हिमाचल, तो उत्तराखंड के साथ है, हिमाचल प्रदेश के साथ है। और आपकी जो सीमा एक बन रही है वो किसके साथ है, पहले तो वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य हुआ करता था तो उसके साथ बनाता है, लेकिन अब वो क्या हो गया कि देखेगा कि ऐसे करके ये लद्दाख वाला सीमा आ जाती है ना, लद्दाख, तो ये लद्दाख के साथ अब सीमा बनाता है, बल्कि JNK के साथ सीमा नहीं बनाता। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना वो तो ऐसे करके है ना, तो उसके साथ सीमा ये नहीं बनाता, वो यहाँ पड़ जाता है। जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है, वो लद्दाख के साथ लगती है। तो कौन कौन सा है चीन के लिए, वहाँ पे अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख लीजिए कि अरुणाचल, ठीक है, एक तो अरुणाचल प्रदेश है। फिर देखेगा कि कौन आपका है, सिक्किम है, यहाँ पर सिक्किम के बाद आप देखेगा कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद आप देखेगा कि कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल ही मैं लिख दे रहा हूँ। और इसके बाद लास्ट में है एक UT है, वो कौन सा है, लद्दाख है, तो लद्दाख है। तो इतने के साथ वो सीमा बनाता है ना। इसमें 5 हैं, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के साथ ये सीमा बनाता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगली जो सबसे बड़ी सीमा बनाता है वो आपका है पाकिस्तान है। कौन सा है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो सीमा आप देखेगा कि तकरीबन जो कितनी है, पाकिस्तान की 3310 किलोमीटर की सीमा लगती है। 4 क्षेत्रों के साथ सीमा बना रहा होगा आपको, है ना, बढ़ भी गया होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन के साथ सीमा बना रहा है। एक तो आपका गुजरात के साथ सीमा यहाँ से साझा करता है, तो कौन सा है ये, गुजरात है। दूसरा आपकी ये जो सीमा पूरी लगती है वो किसके साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है।
राजस्थान के बाद यहाँ पे देखेगा थोड़ी सी सीमा ये जो यहाँ पे लगती है वो किसके साथ लगती है, पंजाब के साथ लगती है। पंजाब के बाद ये JNK के साथ भी सीमा बना रहा है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ भी, और यहाँ पे देखेगा कि ये लद्दाख के साथ भी सीमा लग रही है, तो लद्दाख के साथ भी। तो कितने के साथ हो गई, 1 2 3 4 5 ये भी हो गया है ना। वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 हो गया, नहीं तो पहले JNK होता था तो ये 4 के साथ सीमा बनाता था। अब 2 UT के साथ, 3 राज्यों के साथ, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिल करके ये तीसरी सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। कितनी, 3310 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। देखिए ये वाली जो सीमा है आपकी, ठीक है, टोटल ये, तो ये सीमा साझा करता है पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तान के बाद जो चौथा हमारी, चलिए अब देखते हैं कि चौथी सबसे बड़ी सीमा कौन सी है। ये है नेपाल की। नेपाल की जो सीमा है करीबन 1752 किलोमीटर की सीमा है ना, लगभग में आप कह लीजिएगा 1750 1752 जो भी कह दीजिए कि 1700 लगभग जो है 1752 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कौन, नेपाल भाई, नेपाल सीमा साझा कर रहा है 1752 किलोमीटर की। और आप देखिए कि किसके किसके साथ ये सीमा बना रहा है। तो एक तो आपको यहीं से दिख रहा होगा कि ये सिक्किम के साथ बना ही रहा है, ठीक है, तो एक तो आपका सिक्किम हो गया, बिना कुछ सोचे समझे कि सिक्किम दिख रहा है। दूसरा आपका उत्तराखंड तो दिख ही रहा है, उत्तराखंड दिख ही रहा है। तीसरा ये जो पूरी बेल्ट है ना यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और ये जो थोड़ा सा लगा वो कौन सा है, बिहार है। तो है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो यूपी और बिहार के साथ भी ये सीमा है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर गलती होने की संभावना होती है। जब ये आप देखते हैं ना कि ये जो पश्चिम बंगाल का जो आपकी बात कर रहे होते हैं, ऐसे करके जो जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल का ही ये क्षेत्र है, ऐसे करके जाती है पश्चिम बंगाल, है ना, ऐसे करके सीमा लगती है। तो यहाँ पर देखेगा कि ये पश्चिम बंगाल का भी जो है ये सीमा यहाँ पे टच करती है, थोड़ी सी सीमा ही सही, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीमा जो है टच करती है। वो ऐसे करके पश्चिम बंगाल ऐसे जाता है ना, यहाँ से ऐसे कॉर्नर में यहीं से टच करती है, फिर ऐसे करके पश्चिम बंगाल ऐसे, तो वो पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। तो आप सोचेंगे कि ये पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा, इसी में गलती सबसे ज़्यादा होती है कि लोगों को लगता है नेपाल में पश्चिम बंगाल कहाँ जा रहा होगा। दार्जिलिंग वगैरह का जो क्षेत्र है ऊपर ही है ना, पहाड़ी इलाका, हिमालय, वहीं पर वो टच करता है। तो ये सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है आपका नेपाल। कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5 राज्यों के साथ ये भी सीमा तय कर रहा है पश्चिम बंगाल। 1752 किलोमीटर लंबाई है इसकी टोटल, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली जो देखते हैं कि अगली कौन, चलिए अगली जो सीमा आपकी कौन सी होगी। अगली सीमा आपकी सबसे बड़ी है, ये है म्यांमार की, है ना। ये म्यांमार की देखिएगा कि 4 राज्यों के साथ ये सीमा साझा कर रहा है म्यांमार। तो म्यांमार की सीमा कितनी लंबी है, करीबन 1458 किलोमीटर के आसपास की सीमा ये साझा करता है। और इसमें देखेगा कि कौन कौन से राज्य हैं, वही पूर्व के सबसे कॉर्नर वाले जो इस बेल्ट में राज्य पड़ते हैं वो सारे इसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप देखेगा कि अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा तो लगा ही रहा है भाई, अरुणाचल, है ना। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है आपका नागालैंड। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कुछ लोगों को लगता है कहीं मणिपुर ना आ जाए, मणिपुर नहीं है, नागालैंड है। असम भी नहीं, असम अंदर है ना। असम कहाँ से, ये सब पूरा असम का क्षेत्र है और ये अंदर करके असम है ऐसे, ठीक है, तो असम भी नहीं है। तो अरुणाचल है, फिर ये है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर ये नागालैंड है, फिर मणिपुर है आपका, फिर मणिपुर, और फिर मणिपुर के बाद ये वाला जो हिस्सा वो आपका कौन सा है। यहाँ पे भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम में। तो ये जो अंदर वाला है ना, ये जो है ये थोड़ा सा छोटा है एक्चुअली। जो त्रिपुरा को आप देखेंगे तो त्रिपुरा जो है, ये मिजोरम अगर है तो त्रिपुरा ऐसे करके होता है ना, त्रिपुरा थोड़ा सा ये छोटा है। तो ये त्रिपुरा है, ये अंदर वाला त्रिपुरा है, ये मिजोरम आपका है। तो ये कौन सा आपका है, मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। त्रिपुरा के साथ सीमा कौन साझा करता है, बांग्लादेश करता है। वो मिजोरम के साथ भी सीमा साझा, यहाँ पे ये भी बांग्लादेश का हिस्सा है, तो वो बांग्लादेश मिजोरम के साथ भी सीमा साझा करता है, त्रिपुरा के साथ। लेकिन म्यांमार जो है या बर्मा जो है वो उसके साथ नहीं करता है। तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारी सीमाएं हो गई। ठीक है, इतना कंफर्म। चलिए तो अगली जो आपकी अब सीमा है वो भूटान की है। भूटान की जो सीमा है वो कितनी है, तकरीबन 587 किलोमीटर के आसपास सीमा। कितनी है, तकरीबन 587 किलोमीटर के। ये सीमा कितनी लगाती है, 587 किलोमीटर की सीमा लगती है भूटान के साथ।
अब आप देख सकते हैं जो भूटान है वो किसके किसके साथ सीमा बनाता होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सिक्किम के साथ तो सीमा बना ही रहा होगा भूटान, है ना, क्योंकि इससे लगा हुआ है, तो सिक्किम है, सिक्किम है। दूसरा आप देखेगा तो यहाँ पर ये कौन सा लग रहा है, पूरा अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सीमा लग रही है ना। तीसरा आप देखेगा कि हिस्सा लगता है उसके साथ बड़े आराम से लगता है, जो ये पूरा प्लेन वाला हिस्सा है वो किसका हिस्सा है, जो ये अंदर से ऐसे तो अरुणाचल है, फिर ये जो ये वाला हिस्सा है पूरा ऐसे लगता हुआ आता है, ये किसका हिस्सा लगता है, असम का, तो ये लग जाता है असम का भी साथ सीमा बना रहा है। असम के साथ आप देखेगा कि पश्चिम बंगाल तो इससे लगता ही है, तो पश्चिम बंगाल के साथ भी ये सीमा बना रहा है। तो ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है ना। 4 राज्यों में कौन कौन सा है आपका, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल है। ध्यान रखिएगा बहुत कन्फ्यूजिंग है पश्चिम बंगाल, क्योंकि लोगों को लगता है कलकत्ता यहाँ पर है, तो उसी में कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा गलती करने का चांस पश्चिम बंगाल को लेकर के होता है। पश्चिम बंगाल आपके नेपाल और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट सीमा बचती है, और वो लास्ट कौन सी है आपकी, अफगानिस्तान की सीमा बचती है। अफगानिस्तान देखिएगा थोड़ी सी सीमा लगाता है, सीमा बहुत छोटी सी लगाता है, और ये 106 किलोमीटर की महज सीमा है, और वो किसके साथ लगा रहा है आपको पता ही है। अब तो पहले जम्मू एंड कश्मीर के साथ कहते थे, अब किसको साथ कहेंगे, अब नया मैप जो आया है उसमें कहेंगे कि लद्दाख के साथ, है ना। तो लद्दाख के साथ सीमा बनाता है ये आपका 106 किलोमीटर का, जो कि बेसिकली अगर आप देखेगा कि अभी भी वो हिस्सा जो है नए मैप के साथ हम लद्दाख के साथ कह सकते हैं, लेकिन अब वो भी अभी भी हिस्सा जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो था उसी के अधीन ही आता है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लद्दाख अगर ऑप्शन में मिलता है तो उसी को कहेंगे। अगर POK मिलेगा और मान लीजिए लद्दाख ना दे करके अभी भी POK ही चल रहा है, पुराना ऑप्शन अगर दे दे, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर्स सो रहे हो, उनको पता ही ना हो कि ये काम हुआ है, तो अगर ऐसा दे देता है तो आप उसमें आएंगे करके POK ही करके आएंगे। याद रखिएगा कि वही POK का हिस्सा है जो अब लद्दाख के रीजन के क्षेत्र में आता है, यूनियन टेरिटरी जो बनाई गई, ठीक है। तो ठीक है, इतना आज हमने किया, तो सारे राज्यों वगैरह को देख ही लिया है। तो अब मिलते हैं आपसे कल, और कल की क्लास में हम थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। थैंक्स।